एवरीवन, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में QI। तो ये क्वेश्चन आपके MSc नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है कि QI को डिफाइन करो, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को डिफाइन करो। तो आप सबसे पहले बताओगे कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। देखो इसकी डेफिनेशन में मैंने 4 मेन चीज़ें आपको बतानी है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो इम्प्रूव करता है हेल्थ केयर सर्विसेज को, एनालाइज करता है केयर प्रोसेस एंड आउटकम को, एंड प्रोवाइड करता है बेटर पेशेंट केयर। ये 4 चीज़ें लिखनी है आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट का पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। समझिए क्या क्या ये हैं। सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। हॉस्पिटल एक बार क्वालिटी इंप्रूव करके नहीं रुकता है, ठीक है। वो हर दिन चेक करता है क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो रहे थे पहले 10% और अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बाद उसमें सुधार कर दिया गया है और इन्फेक्शन रेट हो चुका है 10% से कम होकर 5%। तो अभी भी ये नहीं रुकेगा जब तक कि इन्फेक्शन रेट को हम धीरे धीरे 2% और धीरे धीरे 0 ले आए, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। इसीलिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस होती है। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें हम क्या बताएंगे कि हॉस्पिटल की सर्विसेज को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, ये सोचना, ये भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। जैसे कि पहले OPD में डॉक्टर से पेशेंट को मिलने में 3 घंटे लगते थे, अब हमने टोकन सिस्टम कर दिया तो सिर्फ 30 मिनट में पेशेंट डॉक्टर से मिल पा रहा है। तो ये हम क्या करें, हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करें। किस तरीके से करें? क्वालिटी इंप्रूवमेंट की मदद से, ठीक है, कि सर्विसेज को इम्प्रूव करो। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो सर्विसेज को इम्प्रूव करता है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग केयर एंड प्रोसेस एंड आउटकम। इसका मतलब प्रोसेस मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसा दिया जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ये जो प्रोसेस है जिस पे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको एनालाइज करो कि वो सही है या नहीं। उसका आउटकम देखो मतलब तो जो पहले तो प्रोसेस, जो पेशेंट को केयर दी गई, मेडिसिन टाइम पे दी गई नहीं दी गई, और इंजेक्शन सही से दिया गया नहीं दिया गया, और आउटकम क्या है कि पेशेंट ठीक हुआ या नहीं, पेशेंट में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, पेशेंट की डेथ तो नहीं हुई। तो उसका आउटकम देखो क्या आया, उसका प्रोसेस देखो, उन्होंने जो उसका ट्रीटमेंट किया वो सही से किया है नहीं। और लास्ट में है बेटर पेशेंट केयर। पेशेंट केयर मतलब ये हम सब इसलिए करें ताकि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। डॉक्टर टाइम पर उसको देखे, नर्सेज टाइम पे मेडिसिन दे, हॉस्पिटल क्लीन रहे, पेशेंट जल्दी रिकवर हो। ये सारे बेटर पेशेंट केयर है। तो कुल मिलाकर हम जब भी बात कर रहे हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट की, तो हम 4 चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहेगी, जिसमें हम हेल्थ सर्विसेज जो हमारे हॉस्पिटल में उसको और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। जो हम अभी कर रहे हैं प्रोसेस उनको एनालाइज करेंगे, उनका आउटकम देखेंगे क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और भविष्य में और ज़्यादा बेहतरी आए पेशेंट की केयर में, इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे। तो ये होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मतलब हॉस्पिटल की जो क्वालिटी है उसको लगातार एसेस करते रहना और उसको इम्प्रूव करते रहना। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्यों करते हैं हम? पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव करना, यानी पेशेंट को सेफ रखना। मेडिसिन देने से पहले पेशेंट को 2 बार चेक करो कि भाई पेशेंट सही है या नहीं। तो पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जाती है। इनहेंस क्वालिटी ऑफ केयर, यानी कि नर्सेस टाइमली अगर ड्रेसिंग है तो ड्रेसिंग करे, बर्न की ड्रेसिंग करे, या इन्फेक्शन रेट या बेड सोर ड्रेसिंग है तो उसको करे। तो इन्हेंस करे क्वालिटी ऑफ केयर। रिड्यूस एरर एंड कॉम्प्लिकेशंस, बोले तो गलतियां कम करना, रॉन्ग मेडिसिन ना देना। इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फिकेशन, बोले तो नर्सेज एंड डॉक्टर्स पेशेंट के साथ पोलाइटली बात करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि उनकी सेटिस्फिकेशन बढ़े। इम्प्रूव एफिकेसी, इसका मतलब होता है कि जैसे हमने टोकन सिस्टम लेके वेटिंग टाइम को कम कर दिया, तो पेशेंट की जो सर्विसेज है उनकी जो एफिशिएंसी है उसको और इम्प्रूव करिए। तो इसीलिए हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं। अब अगर प्रिंसिपल की बात करें तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल में? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया, कभी ना रुकने वाली। मान लीजिए बेड सोर, पहले हमारे पेशेंट में बेड सोर हमारे हॉस्पिटल में 100 लोगों को था, तो अभी धीरे धीरे हॉस्पिटल में मान लीजिए 70% हुआ, 30% हुआ। तो हमें कंटिन्यूसली उस चीज़ को करते रहना है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है। इन्फेक्शन रेट हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करना हो, सबको बेहतर करना है। दूसरा है पेशेंट सेंटर्ड केयर। हर डिसीजन जो होना चाहिए वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, पेशेंट सेंटर्ड केयर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ओल्ड पेशेंट है उनको व्हील चेयर देना, और बेड सोर वाले पेशेंट्स का टाइम टू टाइम मूवमेंट करवाना।
नेक्स्ट है टीम वर्क अप्रोच। ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन सब कोशिश करेंगे कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव किया कर सकें। नेक्स्ट है डाटा बेस्ड डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? डाटा बेस्ड डिसीजन का मतलब है कि ये गैस तुक्का नहीं मारा जाता है कि ओके इन्फेक्शन रेट पहले बढ़ा था अभी कम हो गया है, शायद तुक्का नहीं। आपने देखना है कि जनवरी में कितना इन्फेक्शन रेट था 50%, और आप देख रहे हो फरवरी में कितना इन्फेक्शन रेट है 30%। इसका मतलब जो जनवरी से फरवरी में इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, उस बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि ओके हमारा जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। और अगर मार्च में इन्फेक्शन रेट 80% बढ़ चुका है तो यानी कि अब आपको क्वालिटी को और असेस करना पड़ेगा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये डाटा पे बेस्ड होता है, डाटा देखकर आप डिसीजन लेते हो, तुक्का नहीं मारते हो। नेक्स्ट है फोकस ऑन सिस्टम नॉट ब्लेमिंग इंडिविजुअल। सिस्टम पर फोकस करो। अगर गलतियां हो रही हैं तो इंस्टीट्यूशन के जो सिस्टम की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको देखो कि सिस्टम में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर कोई गलती हो गई है तो सिर्फ नर्स को मत पकड़ो कि आपकी वजह से गलती हो गई है, नॉट ब्लेमिंग इंडिविजुअल। नर्स को नहीं पकड़ो, आप ये देखो कि हमारी सिस्टम में कहाँ पर खराबी रही। जैसे कि मान लो उसने अगर गलत दवाई दे दी नर्स ने, तो आप देखो कि इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चले कि भाई दोनों मेडिसिन सेम एक जैसी लग रही हैं, दोनों में सेम लेबल लगा हुआ है, ठीक है। और डबल चेक सिस्टम हमारे यहाँ पर नहीं है कि भाई एक मेडिसिन को दो नर्स 2 बार चेक करेंगी, ये वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। इसकी वजह से ये गलती हो गई, नर्स को नहीं बोलेंगे तुम्हारी वजह से हुई, चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में क्या खराबी है जिसकी वजह से ये गलती हुई, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये हो गए। अब आ जाओ स्टेप्स ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अब जो नेक्स्ट आपने लिखना है वो लिखना है कि जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की हम बात करें उनके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ये जो टोटल स्टेप्स हैं 10 स्टेप्स है बच्चे, ये आपको एग्जाम में लिखने हैं 10 के 10। इसको समझते हैं। सबसे पहला है इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है सबसे पहले ये तय करो कि जो प्रॉब्लम है उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। एक कमेटी या टीम बनाओ जो ये देखेगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको देखेगा कौन, ठीक है। जैसे आईसीयू में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो हॉस्पिटल क्या बोलेगी कि जो नर्सिंग सुपरवाइज़र हैं, जो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये लोग देखेंगे कि इन्फेक्शन रेट क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। ये तीनों मिलकर प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहले टीम बनाओ जो देखेगी कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबल होंगे इन्फेक्शन रेट जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है ये देखने के लिए। पहला एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा डिफाइन स्कोप ऑफ सर्विसेज। हॉस्पिटल ये देखेगा कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे आईसीयू की बात करें तो आईसीयू में क्या क्या सर्विसेज दी जा रही है, वहाँ पर वेंटिलेटर है, इमरजेंसी केयर दी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है पेशेंट की, मेडिसिन दी जा रही है पेशेंट की। तो ये सारी सर्विसेज आईसीयू प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हमें पता चलेगा कि आईसीयू किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए, मेडिसिन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। थर्ड, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर। इसमें क्या है, प्रॉब्लम वाली जगह पहचानो कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, वो जगह पहचानो। अब देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर है, आईसीयू में है। क्यों? आईसीयू में इन्फेक्शन रेट जो है वो बढ़ रहा है, मेडिसिन एरर ज़्यादा हो रही है आईसीयू में, पेशेंट फॉल ज़्यादा हो रहा है, मेडिसिन एरर हो रही है, पेशेंट फॉल हो रहा है, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम कौन सी जगह में, आईसीयू में। तो अब हमें उस जगह को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर, ऐसे क्रिटिकल एरिया सेलेक्ट करो जहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डेवलप इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेटर्स बनाना। इंडिकेटर मतलब ऐसा नंबर जिससे क्वालिटी को आप नाप सकते हो, ऐसा नंबर बनाओ जिससे आप क्वालिटी को नाप सकते हो। जैसे इन्फेक्शन रेट भी तो एक नंबर है कि भाई हमारा इन्फेक्शन रेट 5% से कम होना चाहिए हॉस्पिटल का। तो ये एक आपने क्या कर दिया, आपने एक नंबर दे दिया कि इससे कम अगर हमारा इन्फेक्शन रेट होगा तो हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसे ही फॉल रेट, इसका एक नंबर असाइन कर दीजिए। मेडिकेशन एरर रेट, इसका एक नंबर असाइन कर दीजिए कि भाई इतने से कम होगा तो एक्सेप्टेबल होगा। तो ये मेजरेबल इंडिकेटर्स को हम बनाते हैं, जैसे फॉल रेट, मेडिकेशन एरर रेट, इन्फेक्शन रेट, ठीक है।
उसके बाद अगला स्टेप होता है सेट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स सेट करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है एग्जाम्पल में कि हमने ये तय किया है कि अगर 5% से कम इन्फेक्शन रेट होगा हमारे हॉस्पिटल में तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो हमारा गोल क्या है कि इन्फेक्शन रेट 5% से कम हो, ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड सेट किया हमने। नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्ट करना, कलेक्ट डाटा। अब हमें डाटा कलेक्ट करना है, यहाँ पर असली जो डाटा होता है वो आप गैदर करते हो। आप देखते हो कि जनवरी में जो इन्फेक्शन रेट था वो कितना था, मान लीजिए 4 इन्फेक्शन के केसेस थे जनवरी में। आप देखते हो फेब में 6 इन्फेक्शन के केसेस थे और मार्च में 8 इन्फेक्शन के केसेस थे। तो ये सारा डाटा रजिस्टर से निकाला गया है कि जनवरी में 4, फिर 6, फिर 8, यानी इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। तो डाटा कलेक्ट करो, मंथली इन्फेक्शन डाटा देखो एग्जाम्पल के लिए। और अब जब आपने देखा कि डाटा बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे डाटा को। पहले आपने डाटा को कलेक्ट करा, फिर एनालाइज करो, और आपने क्या निकाला कि हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो 5% से कम होना चाहिए था, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में कितना परसेंट है, 8% इन्फेक्शन है, और होना कितना चाहिए था, 5% से कम। तो ये एनालाइज कर दिया कि हमारे हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम तो है, ठीक है, यानी कि हमारे प्रॉब्लम में इन्फेक्शन रेट हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा है। अब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड टेक एक्शन। अब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि हमारे हॉस्पिटल में 8% अगर इन्फेक्शन रेट है तो वो क्यों है। तो आपको पता चलेगा कि जो हैंड हाइजीन ट्रेनिंग है, हैंड हाइजीन ट्रेनिंग वो दी ही नहीं जा रही है, जो सैनिटाइज़र हैं वो दिए ही नहीं जा रहे हैं वार्ड को, पोस्टर ही नहीं लगे हुए हैं जहाँ पर ये बताया जाए कि हैंड वॉशिंग कैसे करनी है। इस वजह से हैंड वॉशिंग अच्छे से नहीं हो रही है और इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, जो कि 8% है। तो आपने प्रॉब्लम को देखा और आइडेंटिफाई किया और टेक एक्शन। एक्शन मतलब अब आप एक्शन लोगे, आप क्या करोगे, पोस्टर लगाओगे, सैनिटाइज़र दोगे, हैंड वॉशिंग के बारे में ट्रेनिंग दोगे नर्सेस को, है ना। जब आपने ट्रेनिंग दे दी पेशेंट्स को, उसके बाद आप देखोगे री इवेलुएट, आप दोबारा चेक करोगे कि अब इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं। पहले इन्फेक्शन रेट 8% था, अब 4% हुई या नहीं। तो आप देखोगे कि ट्रेनिंग देने के बाद इन्फेक्शन रेट 8% से 4% पे आ गया है, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो गई है ना। और उसके बाद लास्ट क्या करोगे, कम्युनिकेट रिजल्ट। अब यही चीज़ आप क्या करोगे, जो रिजल्ट आया है उसको मैनेजमेंट के साथ शेयर करोगे, और हॉस्पिटल जो मीटिंग्स है उनमें बताया जाएगा कि कैसे हमने 8% से अपना इन्फेक्शन रेट कितना किया, 4% किया। और अब यही चीज़ आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी लागू करोगे, और वहाँ पर भी जो भी चाहे मेडिकेशन एरर हो रहे हैं, फॉल्स पेशेंट फॉल हो रहे हैं, या फिर इन्फेक्शन रेट, उनको कंट्रोल करने में मदद करोगे। तो क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी देना किसको, कि कौन देखेगा, दिक्कत क्या है, फिर देखना कहाँ पर क्या सर्विसेज दी जाती हैं, फिर ये देखना कि कहाँ पर ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, फिर एक परसेंटेज है उसमें नापना कि भाई हम किस तरीके से किसको नापेंगे, फिर एक स्टैंडर्ड्स देना कि इतने से कम एक्सेप्टेबल होगा, डाटा कलेक्ट करना, फिर एनालाइज करना, फिर देखना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, फिर उनमें एक्शंस देना, फिर रीवैल्यूएट करना, और फिर लास्ट में उसको कम्युनिकेट करना। तो अगर आपने इतना लिख दिया एग्जाम में तो आपकी ये जो सारे स्टेप्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। अब आता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट की साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, PDCA से याद रखा जाता है, प्लान डू चेक एक्ट, PDCA, प्लान डू चेक और एक्ट। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में लिखोगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले प्लान करो, सबसे पहले प्लान करो। आप देखो कि वार्ड में 10 पेशेंट बेड से गिर रहे हैं, तो हॉस्पिटल सोचता है कि यार पेशेंट में मतलब वार्ड में बहुत ज़्यादा पेशेंट फॉल हो रहा है, तो सबसे पहले आपने प्लान किया कि हमें पेशेंट फॉल को कम करना है। दूसरा आता है डू। अब आप क्या करोगे, ऐसे काम करोगे जिससे पेशेंट फॉल कम हो, जैसे बेड साइड रेल्स लगा दो, नर्सेज को ट्रेनिंग दो, पेशेंट को एजुकेट करो, तो यहाँ पर आप एक्शन लोगे। उसके बाद थर्ड क्या करोगे आप, चेक। आप देखोगे 1 महीने के बाद कि पहले तो 10 पेशेंट गिरते थे बेड से, अब 2 ही पेशेंट गिर रहे हैं, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, आप चेक कर रहे हो। और चौथा है एक्ट। एक्ट बोले तो अगर प्लान सक्सेसफुल हो गया है तो उसको परमानेंटली लागू कर दो, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो फिर से नया प्लान बनाओ, फिर से नया प्लान बनाओ, फिर से डू, फिर से चेक एंड देन फिर एक्ट। तो PDCA, प्लान डू चेक और एक्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की साइकिल है। इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, और एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अब देखते हैं।
अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप ऑफ इंडिकेटर मतलब क्वालिटी को मेज़र करने का तरीका। जो क्वालिटी है उसको मेज़र कैसे किया जा रहा है, 3 बेसिस पे मेज़र किया जा रहा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के में हम ये पढ़ रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर इंडिकेटर, दूसरा प्रोसेस इंडिकेटर, तीसरा आउटकम इंडिकेटर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इंडिकेटर क्या होता है? स्ट्रक्चर इंडिकेटर मतलब हॉस्पिटल के पास रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं उनको ये बताता है कि भाई हॉस्पिटल के पास स्टाफ है या नहीं अच्छा, हॉस्पिटल के पास बिल्डिंग्स है या नहीं, है ना, उनके पास अच्छा इक्विपमेंट है या नहीं, अच्छी अच्छी मशीनें हैं या नहीं, या फिर बेड्स अच्छे हैं या नहीं, या फिर आईसीयू अच्छा है या नहीं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये कितने अच्छे हैं ये बताता है स्ट्रक्चर इंडिकेटर। ठीक है, मान लो किसी हॉस्पिटल में 10 नर्स हैं, 100 बेड हैं, 20 वेंटिलेटर हैं, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर इंडिकेट हुआ। ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर इंडिकेटर है कि इसकी क्वालिटी ऐसी है। समझ में आया? तो रिसोर्सेज को देखते हैं हम किस में? स्ट्रक्चर इंडिकेटर में। नेक्स्ट आता है प्रोसेस इंडिकेटर। चलिए, प्रोसेस इंडिकेटर क्या होता है? प्रोसेस इंडिकेटर पेशेंट की केयर कैसे दी जा रही है, केयर कैसे दी जा रही है, जैसे मेडिसिन टाइम पे दे रहे हैं या नहीं, हैंड वॉश किया जाता है या नहीं, इंजेक्शन सही टेक्निक से लगाया जाता है या नहीं। तो पेशेंट की केयर कैसे दी जा रही है, ट्रीटमेंट देने का जो तरीका होता है वो प्रोसेस इंडिकेटर होता है। ठीक है, काम कैसे हो रहा है ये प्रोसेस इंडिकेटर है, और हॉस्पिटल के पास क्या क्या है ये स्ट्रक्चर इंडिकेटर है। अब अगला आ जाओ आउटकम इंडिकेटर। आउटकम इंडिकेटर बोले तो आउटकम इंडिकेटर का मतलब होता है रिजल्ट, क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, पेशेंट रिकवर हुआ या नहीं ये हम देखेंगे, पेशेंट डिस्चार्ज हुआ या नहीं ये हम देखेंगे, पेशेंट की डेथ हो गई क्या ये हम देखेंगे। ये सब आउटकम है। तो आउटकम देखकर ये 3 इंडिकेटर्स हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के, कि या तो आप आउटकम देख सकते हो आउटकम इंडिकेटर्स, या आप प्रोसेस देख सकते हो कि कैसे केयर दी जा रही है, या स्ट्रक्चर देख सकते हो कि पेशेंट के पास क्या क्या रिसोर्सेज है हॉस्पिटल्स के पास। ठीक है, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे की जाती है? ऑडिट करके, चेकलिस्ट से, फ्लो चार्ट, फिश बोन डायग्राम, बेंच मार्किंग, ये सारे आप धीरे धीरे जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आप पढ़ते रहेंगे। बाकी आप देख लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी, रिसोर्सेज नहीं है, स्टाफ शॉर्टेज है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स है, लैक ऑफ अवेयरनेस, नो एक्रीडेंट सिस्टम। एडवांटेज क्या क्या है? पेशेंट आउटकम बेटर होगा, एरर कम होंगी, एफिकेसी बढ़ेगी, पेशेंट सेटिस्फिकेशन बढ़ेगा, हॉस्पिटल में रेपुटेशन जो हॉस्पिटल की है वो अच्छी होगी। क्या लिमिटेशन हो सकती है क्वालिटी इंप्रूवमेंट की? भाई टाइम कंज्यूमिंग, आप बार बार देखोगे कहाँ गलतियाँ हैं, फिर उसको सुधारोगे, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो लोग गलती कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी है, प्रॉपर डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, वही इन्फेक्शन रेट कितना है, और स्टाफ रेसिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, और स्टाफ भी इतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होता है, वो भी रेसिस्ट करता है। तो ये सारा जो आपका मैटर है ये हमने पढ़ा क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंडर। अब ये आपके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में भी आ सकता है, ये आपके एमएससी नर्सिंग के एग्जाम में भी आ सकता है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या होता है उसके बारे में लिखें 5 से 15 नंबर पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास एक रफ आइडिया होगा तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो कमेंट्स करके बताते रहिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मैं ऐसे ऐसे करके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग उनके एग्जाम में किस तरीके से आपको टैकल करने क्वेश्चंस को और अच्छे मार्क्स लेके आने ये बताते चलो। थैंक यू।